निसारपुर की पुरफजा वादियाँ, सरसब्ज मैदान और खूबसूरत चोटियाँ एक बार फिर खौफो हरास की लपेट में थीं। गिरदो निवाह के तकरीबन 50 के ऊपर गांव के लोग वहां जमा थे। बिजनेसमैन, मुलाजिम पेशा, ज़मींदार, किसान, मजदूर, ऑफिसर, गरीब और अमीर सभी जमा थे। ज़िंदगी के तमाम तबकों के हामिल लोग इसलिए जमा हुए थे कि ये इनका मुश्तरका मसला था। निसारपुर की पुरस्कार पहाड़ियाँ एक और जा निकल गई थी। सदाकत अली खान के बाद असद महमूद खान भी मौत की वादियों में जिंदगी की बाजी हार गए थे। दूसरे अमवात की तरह असद महमूद खान की मौत भी ऊँट के पांव जितने बड़े साइज के पंजे से वाक़ई हुई थी, जो इसे पुश्त पर ऐन दिल के अक़ब में रसीद किया गया था। अब हर चेहरा खौफजदा था, परेशान और अंदेशों में घिरा हुआ। निसारपुर, दराजबाग, कोटचक्की, कालूपार, शेराबाद और सैकड़ों देहात के लोगों पर गम व फिक्र की बिजली गिर पड़ी थी, क्योंकि इन देहात के लोग जंगल में लकड़ियाँ काटने आते थे, निसारपुर की वादियों का नज़ारा करने जमा होते थे। इनके लबों पर एक सवाल बार बार आकर दम तोड़ रहा था कि पुरस्कार पहाड़ियों में जो इंसानों के कातिल छुपे बैठे हैं, खा वो जिन्नात हों, भूत परियाँ, इफरीत, चुड़ैल या कोई भी हो, अगर इनका रुख पहाड़ों से निकलकर देहात की तरफ हो गया तो क्या होगा। इस सवाल का जवाब तलाश करने और मजीद किसी जान के ज़ाया होने से पहले कोई मरबूत लाहेअमल तय करने के लिए निसारपुर में जमा हुए थे। इस सिलसिले में जितने मुंह उतनी बातें थीं। पहाड़ों के बारे में जो रवायत नस्ल दर नस्ल लोगों के दिलों में मुंतकिल हो रही थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब जिन्नों परियों से नाराज़ हो जाते थे तो इन्हें यहाँ कैद कर लेते थे। इसी तनाजुर में बहुत से लोग कह रहे थे कि कोई ऐसा जिन या भूत उस ज़माने का यहाँ कैद था, और चूँकि जिन्नात को जवानी में मौत नहीं आती बल्कि इन्हें तवील ज़िंदगी मिलती है, तो वो कैदी जिन हुनूस जिंदा रहा और अब कैद से निजात पाकर अपनी सज़ा का बदला लोगों से ले रहा है। जमाल खान, रेहान, असगर, तारिक महमूद निसारपुर की उम्रा में शुमार किए जाते थे। उनमें सदाकत अली खान और असद महमूद खान भी शामिल थे, जो अमरहूमीन की लिस्ट में जा चुके थे। जमाल खान और रेहान असगर ने मिलकर DSP कोयटा अमजद बुखारी को तमाम रुदात सुनाकर इन्हें मुकामी थाना के इंस्पेक्टर के साथ बुलवा लिया था। मैं DSP अमजद बुखारी और इंस्पेक्टर फरीद शाह को खुशामदीद कहता हूँ। रेहान असगर ने खड़े होकर बुलंद आवाज़ में कहना शुरू किया, मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि हमारा इलाका दहशत और खौफ के ज़ेरे साया सांस ले रहा है। पुरस्कार दरिंदे पे दर पे इंसानों को निगल रहे हैं। हमारे लिए खौफ के साए में दिन गुजारना अजीरन हो चुका है और हम समझते हैं कि इंसानी जानों के इन दुश्मन को तबाह न किया गया तो हमारी बस्तियाँ यूं ही धीरे धीरे दरिंदों का शिकार होती रहेंगी। मुझे पूरी तरह एहसास है, लोग पुरस्कार पहाड़ियों में छुपे मौत के सौदागरों के शिकार बन चुके हैं। इर्द गिर्द के कई देहात खौफ की लपेट में है, खुसूसन निसारपुर के बासी ज़हनी इंतशार का शिकार हैं, मगर हम खामोश नहीं बैठे हैं। इंस्पेक्टर फरीद शाह ने जवाबन कहा और DSP अमजद बुखारी को तफसील बताने लगा। फरीद शाह अपने माकूल मशवरों और फसीह बलीग दलाइल के साथ लोगों को कायल करने की कोशिश कर रहा था, मगर लोगों के दहशत ज़दा अज़हान इन्हें कबूल नहीं कर रहे थे। अवामी मजमा का पुरजोर तकाजा था कि हमें फिलफौर इस मुसीबत से निजात दिलाई जाए। लोगों के हजूम में मोहम्मद अकबर मिन्नत भरे लहजे में बोला, साहिब हमें इस नदीदा इफरीत से निजात दिलाई जाए। हमारे बच्चे डर और खौफ से रातों में सो नहीं पाते, सो जाएं तो चीखते हुए उठ बैठते हैं। अकबर ठीक कहता है जी, पे दर पे अमवात ने हमारे बच्चों और औरतों का सुकून छीन लिया है। बख्शू कुम्हार ने अकबर की तायद में कहा। लोग एक दूसरे के कानों में सरगोशियाँ कर रहे थे, जिससे मुतफर्रिक आवाज़ों का बेमकसद शोर उठ रहा था। जमाल खान ने उठकर खामोश रहने की इस्तदा करते हुए कहा, हम यहाँ इस मसले का हल तलाश करने के लिए जमा हुए हैं। जो कहा जा रहा है इसे खामोशी से सुनिए। जमाल खान, हमारा सब्र व करार गारत हुआ। हम सुबह के लिए निकलते हैं तो हमारी औरतें दरवाजे की जंजीर चढ़ा देती हैं। ना वो खुद अकेली घर में रह सकती हैं, ना हमें बाहर जाने देती हैं। हम घरों में कैद रहकर बाल बच्चों का पेट कैसे भरें। शेर खान ने तकरीबन रोते हुए कहा, मौत का खौफ में चूहों की तरह नोच नोच कर खाया जाएगा। नासिर महमूद की आवाज़ उभरी। DSP अमजद बुखारी समझ गए थे कि लोग किस कदर खौफ में मुब्तला हो चुके हैं। उन्होंने खड़े होकर लोगों को यकीन दिलाते हुए कहा, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, इंशाअल्लाह ये खूबसूरत सरसब्ज वादियाँ मज़ीद किसी ऐसी पुरस्कार मौत नहीं देखेंगी। जो कुछ मेरे इल्म में लाया गया है, इससे अंदाज़ा होता है कि शायद आज तक इन पहाड़ों में कोई तहकीकाती टीम नहीं भेजी गई। बिल्कुल जी, आज तक वहाँ पुलिस ने जाने की जरूरत नहीं की। मैं एक तहकीकाती टीम तश्कील दूंगा। इस टीम में पुलिस फोर्स के नौजवान, 2 जय्यद उलमा और जिनों भूत को काबू करने वाले आमिल को शामिल करूंगा। हम मादी ताकत और कलाम इलाही से इन्हें इंशाअल्लाह ज़ेर कर लेंगे। अमजद बुखारी की बात लोगों के दिल में उतर गई थी। अगर वो फ़कत पुलिस फोर्स की कमेटी बनाने का कहते तो कोई भी यकीन करने वाला नहीं था,
मगर लोगों को जय्यद उलमा और जिन्नो भूत को काबू करने वाले आमिल का सुनकर सुकून मिला था। हमारे ख्याल में ये काम हमारे दीनी बुजुर्गों का ही है, वही इंशाअल्लाह इन पर काबू पाएंगे। लोगों की कसीर तादाद इस बात पर मुत्तफिक थी। डीएसपी अमजद बुखारी इन्हें मुतमईन करने में कामयाब हो गए थे। आखिर में लोगों से पहाड़ों की तरफ न जाने की दरख्वास्त की गई थी। जंगल में शिकार या लकड़ियाँ काटने से परहेज करने की हदायत जारी की गई थी। लोगों ने वादा किया था, वैसे भी इन पर मौत का खौफ इस कदर हावी हो चुका था कि वो जाने का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। बेगम कुलसूम पर जिंदगी का असल रूप मजाजी खुदा छिन जाने के बाद आश्कार हुआ था। शोहर की ज़िंदगी में वो रिश्तों के कच्चे धागों को समझ नहीं पाई थी, न कभी रिश्तों के रोशन कुओं में झांक कर तारीकी का अंदाज़ा करना चाहा था। पहले माँ की फितरी मोहब्बत गालिब रहती थी और वो 3 बच्चों के बाप बन जाने वाले अपने बेटों को ताहाल, मासूम और नासमझ तसव्वुर करती रही थी, मगर ऐसा नहीं था। तसव्वुर का ये महल कांच के किसी टुकड़े की तरह रेजा रेजा हो चुका था। तब वो जान पाई थी कि किसी के चले जाने से निज़ाम कायनात रुकता नहीं, मगर वैसा रहता भी नहीं। इंतहाई सहल चलने वाले निज़ाम बुरी तरह इंतशार और टूट फूट का शिकार होकर मुश्किल तरीन बन जाता है। शोहर बेटे की तलाश में मौत की भीड़ चढ़ गया था और पीछे गम का ऐसा सैलाब रवां कर गया था जिसकी तला तुम खेज मौजे बेगम कुलसूम, मुनज़्ज़ा और किंजा को अपनी लपेट में ले चुकी थी। अब डूबते हुए को तिनके का सहारा चाहिए था। बेगम कुलसूम पर यह खौफनाक राज खुला कि जब बंदा डूबने लगे तब तिनका भी मुयस्सर नहीं होता। शानी या फिर असद महमूद खान आज किसके गम में आंसू बहाएं, दोनों के गम का तवाज़ुन नहीं हो पा रहा था। दिल में होक उठती थी जो वजूद के आर पार चली जाती थी। शोहर सुपुर्दे खाक हो चुका था और बेटे का कुछ पता नहीं था। इससे ये गम शिद्दत से खाया जा रहा था कि अल्लाह ताला ने जिस इम्तिहान में डाल दिया है, इससे किस तरह बाखैरियत ओहदबरा हों। शोहर की मौत के बाद वो अजान और कामरान से बात करके देख चुकी थी। निसारपुर में ज़मीनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनकी मलकियत था। ज़मीनों की देखभाल असद महमूद खान खुद करते थे। अब इसे कामरान या अजान की ज़रूरत थी, मगर अजान ने कई तावीलें घड़ी थी। कामरान ने भी बच्चों की तालीम और बिजनेस का कहकर साफ अल्फाज में माजरत कर ली थी। बेगम कुलसूम को इन जवाबात का कभी अंदाज़ा नहीं था। इसे शदीद ज़हनी सदमा पहुंचा था। अपनी कोख से जन्म लेने वाले बेटे तब तक बेटे रहते हैं जब तक बाप न बन जाए। बाप हो जाने के बाद वो बेटे नहीं रहते, सिर्फ बाप और शोहर रह जाते हैं। यही असर हाजिर का कानून है। बेगम कुलसूम को घर में मर्द की कमी का शिद्दत से एहसास हो रहा था। इसका एक भतीजा और 2 भांजे जवान थे। भाई अपने मसाइल में उलझा हुआ था, बेटा इसका हाथ बटाने में मगन था। बहनें दूर दराज शहरों में ब्याही हुई थीं। असद महमूद खान की मौत पर बमुश्किल आ पाई थी। फिर घर में 2 जवान बेटियां थीं। किसी भांजे या भतीजे को घर में लाना मुनासिब न होगा, मगर जब औलाद ने माँ का हुक्म वाजिबुत तामील नहीं जाना तो किसी और से क्या उम्मीदें। इसे शोहर की याद आ रही थी। बेगम, एक बात याद रखना, यह हवेली तुम्हारा घर, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा वक़ार और मान है। अपना घर इंसान का भरम रहता है। शहर में जो 2 घर हैं वो तुम्हारे नहीं, तुम्हारे बेटों और उनके बेटों के हैं। बेगम कुलसूम अब समझी थी असद महमूद खान हमेशा अपने घर में रहने को क्यों तरजीह देते थे, बिलखुसूस अपनी ज़मीनों पर क्यों इन्हसार करते थे। ये मंतक बेगम कुलसूम को शोहर के चले जाने के बाद बहुत अच्छी तरह समझ आ गई थी। बेगम कुलसूम ने हमेशा घरेलू खातून की ज़िंदगी बसर की थी। तमाम सहूलियातें ज़िंदगी होने के बावजूद कभी दिखावा न किया, न कभी आला सोसाइटी में मूव किया था, ना ही नाम निहाद NGOs में शिरकत की थी। मगर अब इसे मुआशी तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए घर से बाहर कदम रखना पड़ा था। ज़मीनों की निगरानी बेहद ज़रूरी थी, वरना मजदूर अल्ले तल्ले करते रहेंगे। शहर में जो मकानात और मार्केट्स किराए पर लगी हुई थी, वहाँ का चक्कर भी ज़रूरी था। इसे शानी की वापसी तक ये सब करना था। वो रात दिन उठते बैठते चलते फिरते शानी की खैरियत की दुआएं मांगती थी। वो सजदों में गिरकर गड़गड़ाकर अल्लाह ताला से शानी की ज़िंदगी मांगती थी। शानी कब लौटेगा ये कोई नहीं जानता था। वेरी गुड मिस्टर थॉमस, आप लोगों की हिकमत अमली आला है। मेरी सोच और क्यास से बढ़कर तुम लोगों ने काम किया। वज़ीर दिफा एलन गेट्स ने तहसीना में नज़र से थॉमस की तरफ देखकर कहा, थैंक यू सर। हमें ये एहसास शदीद तर है कि आला हिकमत अमली कामयाबी की कुंजी है। हमने अगर दुनिया पर हुक्मरानी करनी है तो पूरे इर्तिकाज के साथ सलाहियतों के ताले खोलना होंगे। यूँ तो जिस मेहनत और लगन के साथ तुम लोगों ने प्लान के बीज बोए हैं, इससे कामयाबी के फल 100% उगने के चांस हैं। मगर हम मुस्लिम ममालिक पर की जाने वाली रिसर्च और उन पर बनाई जाने वाली हिकमत अमली को सुनना चाहेंगे। वज़ीर दिफा मिस्टर एलन गेट्स का तकाजा है कि हमें दूसरों के मुकाबले में इस्लामी ममालिक पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा एन मैथोस ने मुस्कुराकर एलन की तरफ देखा, फिर थॉमस और उनके पहलू में पराजमान माहिर सियासी तजिया निगार और माहिर प्लानर क्रैश जोविल को देखा। अस्करी क़यादत सफारती और साइंसी क़यादत के अज़ाइम जान लेने के बाद अपना रास्ता मुतय्यन करेगी। बाल्फाज दीगर हमें आप लोग प्लेटफार्म मुहैया करेंगे और हम धावा बोलकर रास्तों की तमाम रुकावटों को दूर कर देंगे
ताकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के सामने कोई रुकावट ना रहे, चाहे वो छोटे हैंड बम या पटाखे की शक्ल ही में क्यों ना हो। हमने मिस्टर थॉमस की निगरानी में अक्ल व दानिश रखने वाले 20 लोगों की कमेटी बनाई है, जिनकी सियासी बसीरत मिसाली है। ये गहरा मुशाहिदा रखते हैं, कुर्रा अर्ज़ पर रूनमा होने वाली तब्दीली का बारीक बीनी से जायज़ा लेते हैं, खुसूसन इस्लामी ममालिक पर गहरी निगाह रखे हुए हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। आप जो रिपोर्ट सुन रहे हैं ये इन्हीं की मुरतब करदा है। थॉमस तफसील बता रहा था। दुनिया में इस वक्त 7 बड़े मज़ाहिब हैं: ईसाईयत, इस्लाम, हिंदू मत, बुद्ध मत, सिख, यहूदी और पारसी। दुनिया में मुसलमानों की कुल तादाद 1,126,325,000 है। तमाम इस्लामी ममालिक का मरकज़ सऊदी अरब है। सऊदी अरब टॉप 10 आय रिज़र्व ममालिक में पहले नंबर पर है। इनकी आय रिज़र्व 261.8 बिलियन बैरल है। सऊदी अरब के अलावा इस लिस्ट में 6 मज़ीद इस्लामी ममालिक शामिल हैं। इन 6 ममालिक की कोई तफसील? जी सर, वही बताने जा रहा हूँ। इराक 112 बिलियन बैरल के साथ तीसरे नंबर पर है। मुत्तहिदा अरब इमारात 97.8 बिलियन बैरल, कुवैत 96.5 बिलियन बैरल, ईरान 99.7 बिलियन बैरल, लीबिया 29.5 बिलियन बैरल और नाइजीरिया 24.0 बिलियन बैरल। वसाइल में कनाडा, अमेरिका, आइसलैंड के साथ सऊदी अरब भी शामिल है। ये बताइए, सऊदी अरब मिलिट्री, मईशत और टेक्नोलॉजी में कहाँ खड़ा है? इन शोबों में वो बहुत पीछे है। और सऊदी अरब की दिफाई अखराजात कहाँ हैं? सऊदी अरब पहले 10 ममालिक में 25.2 बिलियन डॉलर्स के साथ दिफाई बजट में 8वें नंबर पर है। इससे हम ये नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं कि सऊदी अरब पर कंट्रोल पूरे इस्लामी ममालिक पर कंट्रोल के मुतरादिफ होगा। वज़ीर दिफा ने सवाल निगाहों से थॉमस को देखा, मगर इसका जवाब थॉमस के बजाय क्रेस ने दिया था। हाँ, मगर ये कंट्रोल ताकत से हासिल नहीं किया जा सकता। क्रेस: मैं ताकत को हक या गलबा हासिल करने का वाहिद ज़रिया समझता हूँ, क्योंकि हक ताकत के अंदर ही पोशीदा है। मैं समझता हूँ दुनिया में बाशऊर, अक्लमंद, दाना और अच्छे लोगों की निस्बत बेशऊर, कमअक्ल, नासमझ लोगों की तादाद ज़्यादा है। इस तबके को हम आवाम का नाम भी दे सकते हैं। इन पर कामयाब हुक्मरानी जबर तशद्दुद के बलबूते पर बहुत आसानी से की जा सकती है। इस तबके को इल्मी बहस मुबाहसों से फतह नहीं किया जा सकता कि वो इससे दूर होते हैं। ये आपकी अपनी सोच है, जबकि हमारी सोच इससे मुख्तलिफ है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों की मजहबी वाबस्तगी है। इस पर ताकत का इस्तेमाल गोया पूरे आलम इस्लाम को ललकारने के मुतरादिफ होगा। इसके बरक्स अगर हम वह मरबूत प्लानिंग के साथ इनकी रजामंदी के साथ ऐसे घुसे जैसे लकड़ी में दीमक घुस जाती है, इसके बाद धीरे धीरे दीमक की तरह इसे खोखला करना शुरू कर दें, तो इससे बेहतर कोई प्लान नहीं होगा। वज़ीर दिफा ने तवील हंकारा भरा। इसके साथ हमने दीगर अरब ममालिक पर भी काम शुरू कर दिया है। मसलन दीगर अरब ममालिक की तरजीहात में दिफाई अमूर पर कोई ख़ास तवज्जो मरकूज़ नहीं, बल्कि इनकी तरक्की और जदीद मुल्का पैमाना, ऊंची ऊंची अजीमुशान इमारतें, कुशादा रोड, नाइट क्लब, बड़े बड़े होटल, अजीबो गरीब शॉपिंग मॉल और पार्क्स, महला चूंटी की तरह लातादाद नित नए मॉडल की गाड़ियाँ और सैर व तफरीह पर आकर रुक जाता है। ऐसे मुल्क पके हुए फल की तरह हमारी झोली में गिरते हैं। जी हाँ, अगर हमने इन्हें ज़हनी तौर पर मफलूज करना शुरू कर दिया है, हमारी मेहनत का फल यूँ मिलना शुरू हो चुका है कि वो समंदरों को भर कर जजीरों में तब्दील करके जदीद नए शहर आबाद कर रहे हैं। समंदरों की तह में जाकर होटल तामीर करने लगे हैं। समंदरों के नीचे से सुरंगें खोद कर कुशादा रोड निकाल रहे हैं। अपना सरमाया फजूल किस्म के प्रोजेक्ट्स में सर्व कर रहे हैं, मगर सैकड़ों एकड़ बंजर अराजी को आबाद करने का कभी नहीं सोचा। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक अगर अरब ममालिक बंजर अराजी पर तवज्जो दें तो दूसरे ममालिक को चावल, कपास, काटन, चीनी और दीगर बहुत सी अशिया बरामद कर सकते हैं। आपका कहना यह है कि अरब ममालिक इस्लामी मुल्कों की मईशत को संभाल सकते हैं? बिल्कुल संभाल सकते हैं, अगर हम इन्हें ऐसा करने नहीं देते। इनकी कई कमज़ोरियाँ हैं जिनसे हम खूब फ़ायदा उठाते हैं। गुड। कामयाब इंसान वही है जो दूसरों की कमज़ोरियों से बर वक्त फ़ायदा उठाए। हमने अरब ममालिक को जन्नत बनाने के मिशन पर गामजन कर दिया है, जिस पर वो बिला ताख़ीर दौड़े जा रहे हैं, इसलिए कि इनकी ग़िज़ाई पैदावार न होने के बराबर है। इसलिए हमने वहाँ डब्बा बंद खुराक पहुँचाना शुरू कर दी है। इसके लिए कौन सा तरीका अपनाया है? इस वक्त ग़िज़ाई अशिया की सबसे बड़ी कंपनी हमारी है। हमने इसका बजट किसी भी तीसरे दर्जे की मुल्क के बजट से भी ज़्यादा रखा है। इस कंपनी की मदद से हम चॉकलेट, मिठाइयाँ, कॉफ़ी, दूध पाउडर, बच्चों का दूध, पानी, आइसक्रीम, मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ, सूप वगैरह पूरी दुनिया में फैला दिए हैं। ये इब्तदाई कदम है। बहुत जल्द अगले कदम पर हम तमाम ग़िज़ाओं को बंद डब्बों में महदूद कर देंगे। गुड वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि ग़िज़ा और पानी हमारे कंट्रोल में आ सकते हैं। बिल्कुल। अरब ममालिक की ज़मीनें बंजर हैं,
लोग धीरे धीरे इस कंपनी के खुराक के आदी हो जाएंगे। फिर एक वक्त आएगा जब हम वहाँ खुराक, पानी और बिजली जैसे वसाइल पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लेंगे। क्या इस मिशन पर सिर्फ यही काम कर रही है? जी नहीं, इसका नाम मैंने बतौर मिसाल लिया है। दीगर बहुत सी कंपनियां भी इस मैदान में मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा ने खुशकुन लहजे में कहा, हम ताकत को होशियारी से दबीज़ पर्दों में महफूज रख कर इस्तेमाल कर रहे हैं। माहिर सियासी तजज़ियानगार क्रेस ने वज़ीर ख़ारजा को देखा और बोला, हमें एक मुल्क को बिलखुसूस कंट्रोल करना होगा। आप किस मुल्क की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की। पाकिस्तान? हैरत से चंद इकट्ठी आवाज़ें उभरी। पाकिस्तान तीसरे दर्जे का मुल्क है। दुनिया में इसकी भला क्या अहमियत है? पाकिस्तान को इस्लामी ममालिक में ऐसी हैसियत हासिल है जैसे जिस्म में रीढ़ की हड्डी को हासिल है, जैसे बदन में दिल को हासिल है। हमें हैरानी है, इस बात पर खुलकर बताइए। पाकिस्तान इस्लामी ममालिक में सुपर पावर की हैसियत रखता है क्योंकि पाकिस्तान ही वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत है। पाकिस्तान की अहमियत को समझते हमने एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट 300 सफ़हात पर मुश्तमिल है। हम सुनना चाहेंगे इसलिए कि हमारा तजस्सुस बढ़ गया है। आप चंद अहम नुकात से आगाह करें। पाकिस्तान में 97% मुस्लिम आबादी है, जबकि सिर्फ 3% हिंदू मत, बुद्ध मत, ईसाई, सिख और पारसी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम, दौलत मुश्तरका, मोतमर आलम इस्लामी, गैर जानिबदार तहरीक, सार्क और रेकू वो बैनुल-अक़वामी तंजीमें हैं जिनसे पाकिस्तान की वाबस्तगी है। खुसूसी ख़ारजा तल्लुकात में चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात काबिल ज़िक्र हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की शक्ल में इस मुस्लिम अफवाज की तकसीम की गई है। 28 और 30 मई 1998 को पाकिस्तान 6 एटमी धमाके करके दुनिया का 7वां एटमी मुल्क बना है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन न्यूक्लियर पावर एनर्जी सप्लाई करने का जिम्मेदार है। PAEC ने 1971 में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जिसकी इस्तेदाद 228.64 मेगावाट है। 2000 में चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट ने काम शुरू कर दिया। इसकी इस्तेदाद 300 मेगावाट है। पाकिस्तान की मीशत का दारोमदार ज़्यादातर ज़राअत के शोबे पर है क्योंकि ये मुल्क की कुल लेबर फोर्स 43.4% को रोज़गार मुहैया करता है और कुल दाखिली पैदावार 20.9% हिस्सा है। पाकिस्तान वाकई अहमियत का हामिल मुल्क है। पाकिस्तान के पास एटमी हथियारों की तादाद क्या है? तकरीबन 30 से 50। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क भारत के पास 45 से 90 है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए हमारे इनफरादी इक़दाम क्या हैं जो इस्लामी ममालिक के ख़िलाफ़ उठाए गए हैं?